हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका एक नए लेसन में जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ एक नया टॉपिक। ठीक, जो थोड़ा चीज़ों से हट के है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे बांग्लादेश एंड वियतनाम ग्रोथ स्टोरी। ठीक, प्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली ब्रह्मास्त्र स्टडी। तो देखिए हम क्यों देख रहे हैं भाई कि बांग्लादेश और वियतनाम की ग्रोथ स्टोरी हम क्यों देख रहे हैं। तो हमारे पास कुछ एविडेंस हैं। ठीक, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई इनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी चल रही है। ठीक, और कहीं ना कहीं ये इंडिया को एक अच्छे खासे कॉम्पिटिटर के रूप में दिख रहे हैं इंडिया के। ठीक है, तो देखिए पहला है इसमें कि बांग्लादेश हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर बन गया है चाइना के बाद। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि हमें बनना चाहिए था भाई, एटलीस्ट चाइना के बाद बनना चाहिए था, चाइना से भी ऊपर बनना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ जो है बांग्लादेश अच्छे से उनको भुना रहा है। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई इसकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा देखिए वियतनाम का जो एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है वो 240% हुआ है। ठीक, 240% इन लास्ट 8 ईयर। ठीक, तो 8 साल में पिछले 240% इनका एक्सपोर्ट ग्रो किया है। तो देख सकते हैं कितनी तगड़ी ग्रोथ है। प्लस अभी आप रिसेंटली आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट थी कि बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, लगभग 8.5% रहेगी। ठीक, वहीं इंडिया की आप देखिए तो 6.7 7.2 ऐसे रही थी। तो इससे ही पता चलता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश और वियतनाम हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो अब ऑब्वियस है कि कोई हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे हमें बहुत कुछ सीखना होता है। ठीक है, और सीखना भी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक, तो उसी में हम देखते हैं कि भाई हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक, और उनकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में जानते हैं कि भाई इतनी ग्रोथ उन्होंने की है तो कैसे की है, क्या किस सेक्टर में अच्छा काम किया है, कैसे किया है। ठीक, तो फिलहाल हम देखते हैं कि दोनों की ग्रोथ स्टोरी में क्या मेजर चंक है। ठीक, तो देखिए एक तो पहला तो ये है कि उन्होंने जो एक ओपन ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट की। ठीक है, उनका जो लेस इन एक्सपेंसिव वर्कफोर्स रहा है। ठीक, तो वर्कफोर्स हमारा भी बहुत अच्छा है पर हमारा इनएक्सपेंसिव भी है, पर हम कहीं ना कहीं उसको सही से बुना नहीं पा रहे हैं, तो उसमें हम आगे देखेंगे। ठीक, एक जनरस इंसेंटिव है टू फॉरेन फर्म्स कंट्रीब्यूटिंग टू वियतनाम सक्सेस। ठीक है, तो वियतनाम में क्या कि भाई उन्होंने एक जनरस इंसेंटिव दिया है फॉरेन फर्म्स को। तो ऑब्वियस है अगर जिसको भी अगर किसी भी चीज़ को किसी भी फर्म को इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, सपोज़ उनको रिबेट मिलता है टैक्स में या टैक्स में कुछ छूट मिलती है तो ऑब्वियस है वहीं को उसी डेस्टिनेशन को अडॉप्ट करेंगे लोग। ठीक, तो इसमें फ़िलहाल तो हमें एक तो ओपन ट्रेड पॉलिसी हो गई, इनएक्सपेंसिव वर्कफोर्स हो गया और जो इंसेंटिव दिया है। ठीक, तो इसमें देखिए बांग्लादेश और वियतनाम ने क्या है बहुत ही तगड़ा इन्होंने एकदम गेन किया है इनॉर्मसली फ्रॉम ट्रेड। ठीक, तो इनका जो मेजर ग्रोथ का चंक रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड रहा है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की बदौलत ही इन्होंने जो ग्रोथ रेट अब पकड़ी है, एक जो एकदम धुआंधार स्पीड चल रही है, वो बेसिकली इनकी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही चल रही है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि अगर उनकी ग्रोथ रेट अच्छी है, एक्सपोर्ट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट हो रही है। ठीक है, वेल्थ क्रिएट हो रही है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ठीक, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वेल्थ क्रिएट हो रही है, तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं वो कम कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये पूरा हमारा वर्चुअस साइकिल होता है। ठीक, एक वर्चुअस होता है, एक विशियस होता है। तो विशियस तो हमारा हानिकारक होता है। ठीक है, वर्चुअस क्या होता है हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, कि अगर सपोज़ अब डिमांड आई है तो कंपनियां क्या करेंगी, नए नए लोगों हायर करेंगी कि भाई हमें डिमांड में सप्लाई करना है। तो नए लोगों हायर करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो नए नए अब उनको नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं तो रॉ मटेरियल खरीदे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी कंपनी एमएसएमईज भी चल जाएंगी और जिनको एम्प्लॉयमेंट दी है अब उनके पास पैसा आएगा तो उनकी भी डिमांड आएंगी अलग अलग सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं ये पूरा चक्का घूम जाता है इकोनॉमी का। ठीक है, तो हमें इसी में और कभी कभी अब यही ये वर्चुअस साइकिल है। विशेष में क्या होता है, सपोज डिमांड नहीं आई तो कंपनियां ले ऑफ करना स्टार्ट करेंगी लोगों, भाई डिमांड है नहीं, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो वो दूसरों को अनएम्प्लॉयड कर देंगे। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उनकी डिमांड घट जाएगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये विशेष साइकिल हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो बांग्लादेश और वियतनाम के केस में है उनकी वर्चुअस साइकिल है। ठीक है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं एक मेजर कारण है इनकी ग्रोथ का। ठीक, आगे देखिए एक ओपन ट्रेड पॉलिसी थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंश्योर्स दैट इट्स इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर लाइक यूएस, यू, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया डू नॉट चार्ज इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन प्रोडक्ट मेड इन वियतनाम। ठीक है, तो उन्होंने बहुत लोगों से एफटीएस कर रखे हैं जिसके तहत इनके इनके प्रोडक्टों पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तब ऑब्वियस अगर इनके प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो इनके प्रोडक्ट वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट में भी कॉम्पिटेटिव रहेंगे। ठीक, सस्ते रहेंगे और सस्ते रहेंगे तो लोग खरीदेंगे तो फिर वही बात आ गई कि डिमांड होगी तो सप्लाई मैच करानी होगी। ठीक,
ये ऐसा नहीं कि हमने एफटीएस साइन नहीं किए हैं, हमने भी एफटीएस साइन किए हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी जो क्वालिटी है और जो एक जो डिलीवरी सिस्टम है हमारा, ये कह सकते हैं अभी क्वालिटी उतनी हम तगड़ी दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप है, बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं। तो आप जितने मर्जी आप एफटीएस साइन कर लो, वो आपका ट्रेड नहीं आ पाएगा, वो एक्सपोर्ट नहीं आ पाएगा जब तक आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे। ठीक। तो देखिए लास्ट हमारा कि वियतनाम ने डोमेस्टिक मार्केट, हाँ वियतनाम ने देखिए डोमेस्टिक मार्केट अपनी ओपन कर दी है 99% EU प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो अब वियतनाम की डोमेस्टिक मार्केट ओपन है, जिसमें 99% जो अभी थोड़ी समय में आने वाले हैं, तो EU के प्रोडक्ट्स यानी यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे बेचे जा सकते हैं। ठीक। तो बेसिकली आपको नटशल में ये पता चल गया है कि इनका जो ट्रेड का मेजर चंक है वो ट्रेड है। ठीक है, इनकी ग्रोथ का मेजर चंक ट्रेड है, एक्सपोर्ट है। ठीक है, इसकी वजह और अब ये दोनों अगर केटर करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग इनकी बहुत सही रही है अभी तक, और कहीं ना कहीं यही इनकी ग्रोथ स्टोरी का मेजर पार्ट रहा है। तो अब हम सेपरेटली देखते हैं कि भाई चाइना ने बांग्लादेश ने क्या अच्छा किया, वियतनाम ने क्या अच्छा किया। तो सक्सेस स्टोरी ऑफ वियतनाम में देखिए कि वियतनाम ने देखिए अगर कुछ सक्सेस पानी है, कुछ करना है, तो आपको चेंज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जिस्टिंग में अगर आप सपोज़ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग में सफल नहीं हो रहे हो तो आपको उसमें कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो गए। ठीक है, तो इन्होंने डोमेस्टिक लॉज को चेंज किया। ठीक, जिससे इन्होंने और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि भाई इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट डोमेस्टिक लॉज ना बनाए जाएँ। ठीक, जैसे हमारे यहाँ अब इंडस्ट्रियल लॉज होते हैं, कहीं ना कहीं इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं लेबर लॉज कि कंपनियां वहाँ इन्वेस्ट करने से डरने लगती हैं। ठीक है, कि अगर उनको सपोज जैसे कि अगर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो आपको बता के उनको ले ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हालांकि वो वेलफेयर में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वेलफेयर और ग्रोथ दोनों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इन्होंने डोमेस्टिक लॉज को चेंज किया। दूसरा, इन्होंने फॉरेन फर्म्स कैन कम्पीट फॉर लोकल बिजनेस। अब फॉरेन फर्म्स जो है लोकल बिजनेस के लिए कम्पीट कर सकती हैं। ठीक, जैसे वो पार्ट ले सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी, रियल इस्टेट, हॉस्पिटल, डिफेंस, रेलवे प्रोजेक्ट प्लस। लेकिन ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं वेलफेयर की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक, तो हम कहीं अगर हम सिंपल भी कोशिश भी करते हैं ज़रा सी प्राइवेटाइज़ करने की, तो बहुत इशू हो जाता है। ठीक, तो हमारे यहाँ मतलब फार्मर्स को और बाकी लोग को एक गारंटी चाहिए होती है हमेशा। ठीक, तो अगर ये वो गारंटी नहीं दे पाएंगे, जैसे यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। ठीक, कम्प्लीटली प्राइवेटाइज है मामला। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा ये जो मॉडल है वो उतना कारगर नहीं हो सकता है जो EU में, जो वियतनाम में, सॉरी, वियतनाम में जो कारगर हुआ है। वियतनाम बीइंग अ सिंगल पार्टी स्टेट कैन इग्नोर डोमेस्टिक वॉइसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी में ऊपर से इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं उसमें आपको कुछ अगेंस्ट में मिलेंगे, कुछ उसके फेवर में मिलेंगे। ठीक है, तो आप एकदम, आप यहाँ तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप किसी की वॉइस दबा नहीं सकते हो। वहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, जैसे चाइना में आप देख लो कि उनको जो लाना है स्टेट वो लाएगा, जो करना है वो करेगा। ठीक, डोमेस्टिक वॉइसेस मैटर नहीं करती वहाँ पे। ठीक, वियतनाम में भी यही कि सिंगल पार्टी है वहाँ पे, उतना तो डोमेस्टिक वॉइसेस मैटर नहीं करती, जो उनको वेलफेयर के लिए करना है वो करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें वही है कि लार्ज लार्ज ब्रांड्स हैं, जैसे सैमसंग हो गई, कैनन हो गई, ये फॉक्सकॉन हो गई, HM हो गई, सारी लार्ज ब्रांड्स वियतनाम में मैन्युफैक्चर करने के लिए जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि भाई चाइना से अगर कंपनियां निकल रही हैं, या कहीं से भी US से भी, कहीं से भी कंपनियां निकल रही हैं, तो वो हमारी इंडिया में आ जाएँ, इंडिया को डेस्टिनेशन बना लें। ठीक है, हम उनको अच्छा मार्केट देंगे। ठीक, मार्केट हमारा बहुत ह्यूज है, उनको अच्छे मतलब छूट देंगे, बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको बाईपास करते हुए वियतनाम और बांग्लादेश में चली जाती हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें इसको देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि वो वहाँ पर निकल जाती हैं पर यहाँ पर नहीं आती हैं। देखिए एक जीता जाता है, एक मतलब नंबर में एग्जांपल है, नंबर में फिगर में देखिए, ये आपको एकदम कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 83.5 बिलियन था इनका जो इन्वेस्टमेंट रिसीव किया था इन्होंने। ठीक है, 2010 में, जो कि अब हो चुका है 279 बिलियन। ठीक, तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इन्होंने लगभग 4 गुना इन्होंने बढ़ा लिया है लास्ट के 10 साल में कह लो। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टोरी है इनकी, तो सक्सेस स्टोरी है, तो हमें सीखने वाला है। तो बहुत कुछ हमने सीखना है इसमें से। देखिए बांग्लादेश की क्या स्टोरी है, तो वियतनाम की हमने देख ली कि वियतनाम में क्या क्या भाई चीज़ें हैं जो उनकी ग्रोथ को उनकी ग्रोथ को बढ़ाया है। ठीक है, जो आज वियतनाम ग्रोथ इतना अच्छा कर रहा है उसके पीछे क्या वजह है। तो सेम विद बांग्लादेश थी भाई, बांग्लादेश का देखिए गारमेंट
और उनका जो रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। प्लस बांग्लादेश का एक इनवर्ड रेमिटेंसेस बहुत अच्छे रहे हैं बांग्लादेश में। अब रेमिटेंसेस क्या होता है, तो देखिए जो भी बांग्लादेशी, जो बांग्लादेश का डायस्पोरा है, डायस्पोरा मतलब जो बाहर रहते हैं लोग, ठीक। तो जो भी बांग्लादेश का डायस्पोरा है, जो भी बाहर हैं, सपोज़ इंडिया में है, मिडिल ईस्ट में है, बाहर यूएस में है, तो वो लोग कुछ पैसे भेजते हैं वापस घर, ठीक है, बांग्लादेश में, तो वो रेमिटेंसेस कहलाते हैं। तो इनका इनवर्ड रेमिटेंस बहुत अच्छा रहा है। प्लस इनकी जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रही है वो बहुत सस्टेनेबल रही है। सस्टेनेबल मतलब कि ऐसा नहीं कि एक साल 10% ग्रो कर गया, ठीक है, फिर अगले साल 2% ग्रोथ कर गया। तो इनकी एक प्रॉपर सस्टेनेबल ग्रोथ रही है, धीरे धीरे, मतलब अगर 4% है तो 4% ही रही है, ठीक है, 5% है तो 5% सालों तक रही है। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिली है इनको, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वजह है इनकी बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। प्लस इनका जब ग्रोथ है माइक्रो फाइनेंस में, अब ठीक है, छोटे छोटे लोन चाहिए होते हैं, ठीक है, एमएसएमईज़ को, सबको माइक्रो फाइनेंस, अगर अब क्योंकि अब बेसिक फ्यूल होता है मनी, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो तो मनी के बिना कोई बिजनेस नहीं होगा। तो अगर आपको बिजनेस कोई बढ़ाना है तो उसमें आपको मनी फ्यूल जो है, मनी फ्यूल डालना ही पड़ेगा, ठीक। प्लस इनके यहाँ पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हुई है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, ठीक। और प्लस हमारा इसको तो बोल ही नहीं सकते कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत अच्छा काम किया बांग्लादेश ने, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन अगर काम कर रही हैं तो आप वैसे ही आगे हो बाकी से, ठीक है। अगर आपकी वुमेन, सपोज़ किसी देश में अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है तो समझ लीजिए आपका 50% पार्टिसिपेशन तो वैसे ही वीक हो गया, 50% आपकी ग्रोथ वैसे ही कम हो गई बाकियों से, जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ठीक। तो देखिए अब इनको जैसे अब ईयू क्या हो गया, जो डेवलप्ड नेशन है कहीं ना कहीं जो एलडीसीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी फ़ायदा किया इनको, ठीक है। अब इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री है तो बांग्लादेश के प्रोडक्ट बिना ड्यूटी के जा सकते हैं और वहाँ के मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, ठीक। और कॉम्पिटिटिव होंगे और डिमांड होगी तो ऑब्वियस है कि अब डिमांड है तो उनको सप्लाई करना होगा, फिर वही हमारा एक साइकिल घूम जाएगी। तो बांग्लादेश इज़ वर्किंग स्मार्टली टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट, इट्स एक्सपोर्ट बास्केट, ठीक है। इंडिया इज़ अ गुड नेबर एक्सेप्ट ऑल बांग्लादेश प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री, ठीक है। हम हमेशा से अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हम सारे बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट हैं वो ड्यूटी फ्री एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल अल्कोहल एंड टोबैको, ठीक है। तो ये सेम गुड्स हम नहीं लेते हैं, बाकी जितने भी हमारे ये बांग्लादेश के बाकी प्रोडक्ट हैं ड्यूटी फ्री आते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसमें से क्या लर्न कर सकते हैं, हम बहुत कुछ है जो इसमें से लर्न कर सकते हैं। तो की लर्निंग हमें बांग्लादेश रहेगी, लार्ज लार्ज फर्म को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। बांग्लादेश में क्या लार्ज फर्म को बहुत सपोर्ट किया, तो हमें लार्ज फर्म्स को सपोर्ट करना है। तो लार्ज फर्म को सपोर्ट क्यों करना है, ठीक है। अगर लार्ज फर्म है तो ऑब्वियस है कि उसका जो सेटअप है वो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप है उसके पास एक, ठीक है। तो बस आपको वहाँ थोड़ा फ्यूलिंग करनी है इन्वेस्टमेंट की, बाकी वो सारा उनके पास सेटअप है, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग है उनकी, मार्केट में एक पहचान है, क्वालिटी है, मार्केटिंग पूरी है उनकी, सब पूरी टीम तैयार है, बस आपको एक सिंपल आपको फ्यूलिंग करनी है मनी की, ठीक। तो इसीलिए लार्ज फर्म्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर लार्ज फर्म को सपोर्ट करेंगे आप तो लार्ज फर्म को जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनको सप्लाई करेंगे स्मॉल फर्म्स, तो ठीक है। तो इसमें आपके दोनों लार्ज फर्म और स्मॉल फर्म दोनों इवेंचुअली ग्रो कर जाएंगे। तो देखिए वियतनाम ने एक डोमेस्टिक लॉस को चेंज किया है टू मीट द नीड ऑफ इन्वेस्टर, थी जो हमने पढ़ा था। मोस्ट ऑफ द वियतनाम्स एक्सपोर्ट हैपन इन 5 सेक्टर, ठीक है। तो ज़्यादातर देखिए बांग्लादेश और वियतनाम में यही है कि इनके जो ग्रोथ है एक पर्टिकुलरली एक कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बंधी हुई है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिफाइड सेक्टर में एक्सपोर्ट है हमारा, ठीक। अगर कल को कोई जैसे कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी शॉक आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो हम इंडिया को इतना असर नहीं पड़ेगा जितना वियतनाम और बांग्लादेश को पड़ेगा, क्योंकि मतलब उन्होंने क्या किया है, सारे एक तरह से सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल रखे हैं, ठीक। तो इंडिया ने ऐसा नहीं किया है, इंडिया का क्या बहुत ही डाइवर्सिफाइड है एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर कल को कोई भी ग्लोबल शॉक आता है तो हम प्रॉपरली रेजिलियंट हैं कि उसको झेल जाएंगे, ठीक, लॉन्ग टर्म में। प्लस हमें सेक्टोरल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं, ठीक है, जो विद प्री अप्रूव्ड फैक्ट्री स्पेसेस। तो सेक्टोरियल इंडस्ट्रियल जोन देखिए जैसे कि हमारे आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, ठीक है। तो ये सब में क्या हम सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रेड और एक्सपोर्ट दोनों बूस्ट होगा हमारा। फोकस ऑन ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ यही है कि जैसे कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में ना करके एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर हो, ठीक है, जिससे आप कितने भी शौक हो, कुछ भी अचानक से कोई एडवर्स कंडीशन आए झेल जाओ, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग हो, ठीक। तो वो ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक। एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ वियतनाम इज़ 107%,
ठीक है, तो आप देख लो कि अगर उनका जो जीडीपी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 107% है। वहीं अगर आप बाकी मेजर मेजर इकोनॉमीज़ देखो तो यूएस का 11% है, जापान का 18 है, इंडिया का 18.7 है, ठीक, चाइना का इवन 18.7 है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट इनका मेजर चंक रहा है। बस ये है कि देखिए कुछ इसके साथ प्रॉब्लम भी रही कि अगर इतना इनका डिपेंडेंस रहेगा एक्सपोर्ट का डॉलर पे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनको वलरेबल भी बनाता है। सपोज़ अगर इनकी इकोनॉमी में मेजर चंक डॉलर का है, ठीक है, और वही बात है कि अगर जैसे कभी जैसे कोरोना वायरस के समय देखिए कितना लॉकडाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें एडवर्स हो गई। कल को कोई वॉर होता है, चीज़ें एडवर्स होती हैं, तो इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो सकती है। हालांकि उस केस में इंडिया की नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। और एक इंडेक्स है इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, ठीक, ईसीआई, जो रैंक करता है कंट्रीज़ को कि उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो एक्सपोर्ट है वो कितना डाइवर्सिफाइड है और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बास्केट। तो उसमें देखिए चाइना की रैंकिंग है 32, इंडिया की 43, वियतनाम की 79, बांग्लादेश की 127। देखिए तो इनकी यहाँ रैंकिंग क्यों गिरी हुई है, क्योंकि इनका जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। चाइना का बहुत डाइवर्सिफाइड है, इंडिया का डाइवर्सिफाइड है, वियतनाम का भी थोड़ा बहुत है, बांग्लादेश का देखिए 127th रैंक है इसमें। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग के लिए, प्लस अगर आपको बड़े बड़े शॉक झेलने हैं तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अब हम बात करेंगे इंडिया की ट्रेड की, ठीक है, क्योंकि हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ें देखनी है, कहीं ना कहीं देखना है हमें जो हमें फ़ायदा करे। तो इंडिया का ट्रेड का रीसेंट क्या स्टेप लिए हमने अपनी ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। तो टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में देखिए मॉडिफिकेशन हुआ है लेबर लॉज में, ठीक है, कुछ लेबर लॉज को लीनियंसी दी गई है। अभी कोरोना के बाद भी काफ़ी चीज़ों को कि इवन स्टेट्स ने अपने अपने लॉज बदले हैं, ठीक है। मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे हम, ठीक, वीज़ा की मेडिकल टूरिज़्म में कि अगर टूरिज़्म होगा तो कहीं ना कहीं वो हमें उससे हमें डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है, फॉरेक्स हमारा अच्छा होता है, तो अब ट्रेड बढ़ता है, ठीक, मेडिकल टूरिज़्म से, और टूरिज़्म बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एबॉलिश कर दिया हमने ये एपीएमसी वाला, ठीक है, अभी जो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा। मेडिकल सेक्टर में, ठीक, मेडिकल टूरिज्म हो गया वही कि एक सेपरेट सिंगल मिनिस्ट्री है फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक, सेपरेट रेगुलेशंस फॉर दिस सेक्टर। रिफॉर्म्स टू ईट लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट टू एक्सपोर्ट, ठीक है, लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट बहुत बहुत ही देखिए हमने हमें हर चीज़ में कोशिश की है कि लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट ना आए, ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट ही बेसिक कंस्ट्रेंट होता है एक्सपोर्ट्स का, ठीक। तो लॉजिस्टिक को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, और उसी को आगे अच्छा करने की दिशा में हमारे सारे कदम चल रहे हैं, ठीक। प्लस हमें देखिए ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना है, हमें लोगों को स्किल देना है, ठीक है, अगर स्किल होगा उनके पास तो ही कंपनियां उनको हायर करेंगी, तो ही वो अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, और बाहर भी उन प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो देखिए स्किल के लिए हमने हमने अपनी ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने के लिए, उसका स्किल इंप्रूव करने के लिए कितने मिशन चलाए हैं, ठीक, इसके लिए प्रॉपर एक मिनिस्ट्री असाइन कर दी है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री है हमारी स्किल इंडिया की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, और प्लस स्किल स्किल इंडिया कितने मिशन चले हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्किल को इम्प्रूव करने के लिए धीरे धीरे लॉन्ग टर्म प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और हमें फोकस करना है न्यू प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो अगर हम न्यू प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो हम अपने जो हमारा एक्सपोर्ट बास्केट है उसको जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उतना हमें डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। तो जिससे हमें हो कि जिससे हम कभी भी किसी भी ऐसे डिलेमा में ना आए कि अगर भाई कल को कुछ होता है, कुछ कुछ भी ग्लोबली कुछ एडवर्स कंडीशन होती है तो हम एकदम उसके लिए तत्पर रहें, ठीक। ठीक है गाइस, तो ये कुछ था कि हमने जो भाई बांग्लादेश से और वियतनाम से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखनी है, ठीक है। तो हमने देखा कि वो ट्रेड और एक्सपोर्ट, ठीक है, बेसिक उनका एक्सपोर्ट चंक है जो उनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ को बढ़ा रहा है, ठीक। तो हमें भी अपने एक्सपोर्ट की तरफ कदम बढ़ाना है कि एक्सपोर्ट हम अच्छा कर सकें और अपने प्रोडक्ट को और डाइवर्सिफाई कर सकें और मार्केट को और कॉम्पिटिटिव कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को भी उनकी मार्केट में और कॉम्पिटिटिव कर सकें, ठीक है। तो हमें सस्ते और बढ़िया प्रोडक्ट देने हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बाहर प्रोडक्ट देंगे तो हमारे हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी बूस्ट होगी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मतलब अगर आप वैसे देखो तो वियतनाम बांग्लादेश क्या 44th इनकी रैंक है, 47th रैंक है वियतनाम बांग्लादेश की मेजर इकोनॉमीज़ में, वही इंडिया की 5th रैंक है। तो हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो हमें उसी हिसाब से छोटे छोटे स्टेप लेके बहुत बड़ा धीरे धीरे करना है, ठीक है। और हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं बांग्लादेश और वियतनाम से, ठीक है गाइस। तो थैंक यू, बताइए आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे।